Hi friends, good morning and welcome back again to in this video. In this video we will be discussing about the DNAR rules, and earlier I have posted a video of part 1 DNAR rules in which we have discussed about the some rules, and the remaining rules we will be discussing in this video. In this video some topics which are being covered in this video, these are the promotion, the impact of penalty on promotion and seniority, and orders against which no appeal lies, and order against which appeal lies, and appellate authority, and this type of some rules we will be discussing in this video. And once I would like to ask one thing to you, all of you, that if you are being a railway servant, these rules are very compulsory to known to you everyone, and if you are preparing for LDC exam, this will be very helpful for you as well. So let's start the video without any wasting any time. Let's start. This is the DNAR rules 1968, as earlier I told you. एंड एक्शन सम रूल नंबर 10, इसमें रूल नंबर जो 10 है, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट. जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई थी इंक्वायरी ऑफिसर्स के द्वारा, या फिर जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठा था उसके अनुसार, उस जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी उसके ऊपर से ये फाइंडिंग निकलती है. जो फाइंडिंग्स को ऑन द फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिस डिसिप्लिन अथॉरिटी को दी जाती है वो. और अगर डिसिप्लिन, इफ़ द डिसिप्लिन अथॉरिटी, अगर उसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है वो कंडीशन है कि आफ्टर कंसिडरिंग द इंक्वायरी रिपोर्ट, अगर वो इंक्वायरी रिपोर्ट को कंसिडर करता है तो उसके व्यू में, इसके ओपिनियन में, द एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑफ द विटनेस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए, अगर उसको लगता है कि किसी विटनेस को नेसेसरी है उनको इंक्वायरी करना, तो इट में रिकॉल द विटनेस, तो वो विटनेस को रिकॉल कर सकता है फॉर एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन द विटनेस. विटनेस को री एग्जामिन कर सकता है. मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर ये एक्शन लिया जाता है. इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट इन इटसेल्फ इंक्वायरी अथॉरिटी, अगर वो खुद इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है वो, तो फॉर द रीजन टू बी रिकवर्ड बाय इट राइटिंग रिमिट द केस इंक्वायरी ऑफिसर फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट. तो वो इंक्वायरी ऑफिसर से मिल सकता है, उसको उससे डिस्कस करता है कि इसके ऊपर, केस के ऊपर, इंक्वायरी और रिपोर्ट के ऊपर. और अगर मान लो द डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है, एंड इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज शेल फॉरवर्ड द केस फॉरवर्डिंग अ कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, कॉपी को फॉरवर्ड करेगा इट्स फाइंडिंग, और उस पर जो फाइंडिंग्स निकाली थी उन्होंने, एंड फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अगर करना है उसे तो कोई फर्दर एग्जामिनेशन करेगा, एंड द ऑन टेंटेटिव रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट, अगर मान लो वो कुछ को डिसएग्रीमेंट है, उस किसी प्रकार से वो सहमत नहीं है, तो इफ एनी विद द फाइंडिंग इंक्वायरी, तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉय पर चार्ज लगाए हैं, आर्टिकल्स ऑफ चार्ज टू द एम्प्लॉय शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, तो उसे बोला जाएगा सबमिट करने के लिए उन रिक्वायर, उस जो आर्टिकल ऑफ चार्ज लगे हैं उसके में, और उससे बोला जाएगा कि 15 डेज में अगर आपको कुछ उसके बारे में, अगर मान लो आप डिसएग्रीमेंट है आपका कुछ, आपको अगर उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है तो करना पड़ेगा, चाहे वो रेलवे के एम्प्लॉय के फेवर में हो या नहीं हो, ये एक अलग मैटर है उसमें. तो उसको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकें. एंड इसमें बी दिया है कि शेल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द रेलवे सर्वेंट, अगर रेलवे सर्वेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है सबमिट करने के लिए, तो उस कंडीशन में रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द मैटर एज स्पेसिफाई इन द सब रूल 3, 4, 5 में जो प्रोसीडिंग दिया हुआ उस पेस्टर पर वो काम करेगा. वेयर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज of the opinion that the penalty warrant is such is not with the competent, it forward the record to competent discipline authority. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी कोई उस, मतलब ये बोलना चाहिए कि अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन अथॉरिटी नहीं है, तो ही शेल फॉरवर्ड द रिकॉर्ड टू अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास में सबमिट करेगा.
और इफ़ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैव रिगार्ड टू इट, अगर उसको कोई इसमें कमी लगती है, कोई रिगार्ड है, क्यूरी लगती है, इट्स फाइंडिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ द चार्ज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन नंबर 1 से नंबर लेके 4 तक जो रूल नंबर 6 की पेनल्टी है should be submitted on railway servant and it make an order imposing such penalty, और उस पर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए एक ऑर्डर इशू किया जाएगा और ये रेलवे सर्वेंट को सप्लाई दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। बशर्ते प्रोवाइडेड डेट का मतलब ये है कि कंडीशन उसमें बशर्ते है कि इन एवरी केस, जो भी केस है, इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन, जो कमीशन है उससे कंसल्ट करना होता है, एंड द रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी शेल बी फॉरवर्डेड टू कमीशन फॉर इट्स एडवाइस, एंड और उसकी कमीशन की एडवाइस ली जाएगी, उसको अपने रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करके, इन विच शेल टेकन इनटू द कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। लेकिन अगर कोई पेनल्टी इम्पोज करना है तो उस पर उसकी एडवाइस ली जाएगी, उससे सलाह मशवरा किया जाएगा। If the disciplinary authority having regard to its finding all any of the article of the charge, the basis evidence reduced during the inquiry is the opinion that penalty specified in the rule number 5, पेनल्टी क्लास 5 से लेकर 9 तक जो मेजर पेनल्टीज है रूल नंबर 6 की, अगर वो इम्पोज की जाती है तो इट शेल मेक एन ऑर्डर इम्पोजिंग सच पेनल्टी, तो एक ऑर्डर पेश मतलब प्रोड्यूस करेगा एम्प्लॉय को, उसमें जो लिखा रहेगा कि कौन सी पेनल्टी दी जा रही है। एंड इट शेल नॉट बी नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि रेलवे सर्वेंट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज, जो उस पर इम्पोज करना है उसके लिए उसका प्रेजेंटेशन लिया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। प्रोवाइडेड दैट इन केस, अगर मान लो बशर्ते कि द केस वेयर द नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन, लेकिन जहाँ पर अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कि कमीशन से कंसल्ट करना जरूरी है, तो रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी विल बी फॉरवर्डेड टू कमीशन फॉर इट्स एडवाइस एंड सच एडवाइस, और उसके द्वारा जो मिली गई है एडवाइस उनको टेकन इनटू द कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी सच पेनल्टी ऑन द रेलवे सर्वेंट। कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने से पहले उस पर उसको कंसिडर में लिया जाएगा, जो अगर कमीशन ने कुछ एडवाइस दिया है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर दिया गया है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा किसके साथ, चार्ज ऑफिसर के साथ, या जो डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय है उसके साथ में। तो ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हिच कंटेन फाइंडिंग ऑन सच आर्टिकल चार्ज शैल बी कम्युनिकेट टू द रेलवे सर्वेंट से किया जाएगा, और उसकी अगर मान लो उसके साथ में कमीशन ने कोई एडवाइस दी है, कोई दी है एडवाइस, तो उसको भी उसके साथ लगाया जाएगा। और अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अगर उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो उसके बारे में अपना ब्रीफ स्टेटमेंट लिख के देगा, रीज़न कि उसने क्यों उसको ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं किया है। तो इसको बोला जाता है स्पीकिंग ऑर्डर भी बोला जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर को। जब ये रूल नंबर 12 में है, रूल नंबर 13 में दिया है दोस्तों कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन सभी लोगों के लिए ये प्रोसीडिंग रहेगी, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेलवे एम्प्लॉय और कंसर्न का संबंध है किसी केस से, और प्रेसिडेंट है या एनी अदर अथॉरिटी कंप्लेंट टू इम्पोज द पेनल्टी। आप अगर मान लो कोई भी अथॉरिटी है या प्रेसिडेंट जो अगर वो इम्पोज पेनल्टी डिसमिजल फ्रॉम सर्विस अगर करना चाहती है रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर, तो इट ऑर्डर डायरेक्टेड दैट द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द मैन में बी टेकन इन ए कॉमन प्रोसीडिंग। तो सभी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट जो एक एक्शन लिया जाएगा दैट वुड बी इन कॉमन प्रोसीडिंग प्रोसीजर के थ्रू लिया जाएगा, दैट इज इंडिकेटेड इन द रूल नंबर 13। एंड स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं दोस्तों की जिनके लिए स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, जिसका कि रूल नंबर 14 में उल्लेख किया है। एज पर आर्टिकल 311 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 311 का 2, ये ऐसा बोलता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर मान लो डिसमिजल, रिमूव या रिड्यूस किया जाता है अपनी रैंक से बिना किसी इंक्वायरी के, तो इट हैज़ बीन इन्फॉर्म द चार्ज अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिम। तो उसको एक ऐसा उसको इन्फॉर्म करना होता है और उसको एक चांस अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, मतलब अपने बारे में सफाई दे सके। ये रूल नंबर 311 का 2 बोलता है। लेकिन रूल नंबर 14 उसमें एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें कि विदाउट एनी इंक्वायरी और विदाउट एनी गिविंग एन एनी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, उसको दिए बिना उसके साथ में उसको
डिसमिसल या रिमूवल या रिड्यूस टू द रैंक किया जा सकता है। तो ज़्यादातर दोस्तों अगर मान लो DNAR में ये आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है कि कौन से रूल के आधार पर उसको जो है बिना इंक्वायरी के रिमूव किया जा सकता है, तो ये 14 का 2 है, इसमें 14(1) है और 14(2) है। तो अगर 14 लिखा आता है रूल नंबर 14 तो दिस इज करेक्ट आंसर है। अगर 14 का सेकंड लिखा आता है तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वंस द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रीचेज द कंक्लूजन, अगर मान लो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि रेलवे सर्वेंट कंडक्ट वाज ब्लेम वर्दी एंड पनिशेबल, रेलवे एम्प्लॉय ने जो ऑफेंस किया है वो ब्लेम वर्दी है और पनिशेबल है, तो इट मस्ट डिसाइड, वो डिसाइड करेगा कि द पेनल्टी इट शुड बी इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर competent authority passes the requisite employee and servant who agree with agitate appeal and review एजेंस केस में भी। अगर मान लो उसको कोई ब्लेम वर्दी या पनिशेबल ऑफेंस उसने किया है और उसको अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको कोई पेनल्टी दी है तो वो उसके अगेंस्ट अपना एजिटेशन कर सकता है, मतलब रिवीजन अपील और रिव्यू के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये रूल नंबर 14 का 1 बोलता है। लेकिन वही रूल नंबर 14 का 2 क्या बोलता है, इफ़ सिचुएशन एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है विच मेक्स द होल्डिंग ऑफ एन इंक्वायरी कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 311 इज़ नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल, मतलब 311(2) के अनुसार जो आर्टिकल के आधार पर जो एक प्रैक्टिस बनती है कि उसको डिफेंड करने का अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर वो कंडीशन नहीं ऐसी बन पाती है किसी कारण से, तो द अथॉरिटी शुड रिकॉर्ड, तो अथॉरिटी जो क्या करेगी, एक अपना राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी रीज़न कि किस लिए ये जो है 311(2) को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्या कंडीशन है, एंड इट वाज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड, क्या उसके अनुसार कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण कि इंक्वायरी होल्ड नहीं की जा सकती है, तो उस कंडीशन में 311(2) को वायलेट किया जा सकता है और रूल नंबर 14 सेकंड के आधार पर उसे डायरेक्ट रिमूवल या डिसमिसल किया जा सकता है। ज़्यादातर ये सारे जो ये 14 का सेकंड जो अप्लाई किया जाता है, अगर किसी प्रिजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, अगर किसी राष्ट्र के हित के अलावा, देश हित के अलावा अगर कुछ वायलेशन होने का अगर उसमें इशू बनता है तो उस कंडीशन में 14 का सेकंड अप्लाई किया जाता है। दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे एक ज़रूरी भी है कि द रीज़न और नॉट रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर मान लो उसमें रीज़न रिकॉर्डेड किया नहीं गया है राइटिंग में, और इंक्वायरी एंड ऑर्डर ऑफ पेनल्टी फॉलोइंग वुड बी, तो जो है जो पेनल्टी लगाई है दैट वुड बी वाइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उसे वाइड कर दिया जाएगा, वाइड मतलब साइड कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पेनल्टीज़ के बारे में क्या क्या कंडीशन है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है प्रमोशन में, पेनल्टीज़ का क्या रोल होता है, क्या इफेक्ट डालती हैं, तो उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। ये एक टेबल है, इसमें अगर मान लो एम्प्लॉय को सेंसर का पेनल्टी मिली है तो उसे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल किया जा सकता है और उसे प्रमोट भी किया जा सकता है और उसका कोई सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो एज इट इज़ उसकी सीनियरिटी चलती रहेगी, उसका प्रमोशन बराबर होता रहेगा, सिर्फ उसने जो ऑफेंस किया था दैट इज़ इन द व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी निंदा की जाती है और उसे सेंसर कर दिया जाए। रिकवरी ऑफ लॉस, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय की गलती के कारण कोई लॉस हुआ रेलवे का, पेक्यूनरी लॉस को उसको रिकवर किया जा रहा है एज अ पेनल्टी उसकी पेमेंट में से, तो उसे भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल किया जा सकता है एंड कैन बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट भी किया जा सकता है, बशर्ते उसकी जो रिकवरी है वो चालू रहेगी, सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और विथहोल्डिंग एंड पास एंड PTO, अगर ये होता है तो मे बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एंड कैन बी प्रमोटेड, प्रमोट भी किया जा सकता है और कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब ये कि ये 3 जो मतलब पेनल्टीज़ है और तीनों जो है ये माइनर पेनल्टीज़ है, तो इनमें जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसकी प्रमोशन पे और उस पर उसे बुलाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, कोई सीनियरिटी लॉस नहीं। एंड विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हेल्ड अप करना, इंक्रीमेंट रोक देना, मान लो 2 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दिया गया किसी एम्प्लॉय का, उसको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो उसको प्रमोशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है या तो उसे बुलाया जाएगा, है ना। उसके बाद में ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर पेनल्टी पेंडिंग है, मतलब जो 2 साल का पीरियड जो है वो पूरा होने के बाद ही उसको फर्दर प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि अगर मान लो उससे पहले जो एम्प्लॉय प्रमोट हो चुके हैं तो वो लोग, मतलब इसकी सीनियरिटी को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, मतलब इफेक्ट ऑन द सीनियरिटी नहीं रहेगा, सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, उसकी एज इट इज सीनियरिटी रहेगी। और रिडक्शन टू द लोअर स्टेज ऑफ टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे उसको लोअर स्टेज पे कर दिया गया, मतलब एक या दो स्टेज बैक कर दिया। जो टाइम स्केल का जो सेल है उसमें मान लो 10 सेल नंबर 10 पे था तो उसको 8 पे कर दिया, 2 स्टेज बैक कर दिया, है ना। तो मैं उसे भी प्रमोशन के लिए बोला जाएगा, बट कैन नॉट बी प्रमोटेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पेनल्टी। जब तक उसकी पेनल्टी है उसमें, क्योंकि जब बैक किया जाएगा तो उसमें स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उस कंडीशन में उसको, जब तक उसमें पेनल्टी है उसको तब तक जो है उसमें उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी और उसकी सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ उसको सीनियरिटी दे दी जाएगी। तो और स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन, अगर मान लो प्रमोशन में स्टॉपेज करने के लिए पेनल्टी लगी हुई है और तो उसे प्रमोशन में जब रोक लगा दी गई है तो उसे प्रमोशन सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है, और उसे प्रमोट करना भी कोई मतलब, जब पेनल्टी वही लगी हुई है तो उसको किया ही नहीं जाएगा। तो ये तो क्लियर कट है कि स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन में ना उसे बुलाया जाएगा ना उसे प्रमोट किया जाएगा। जब उसे प्रमोट ही नहीं किया है तो सीनियरिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इफेक्ट पड़ेगा या ना पड़ेगा। वो जिस पोजीशन पे है उससे जो लोग आगे निकल जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। रिडक्शन टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, उसे लोअर टाइम स्केल ऑफ पे अगर उसे कर दिया है तो उसे कैन नॉट बी कॉल्ड, उसे बुलाया भी नहीं जाएगा, एंड कैन नॉट बी प्रमोटेड ड्यूरिंग द, उसे प्रमोट भी नहीं किया जाएगा, एंड विल बी इफेक्ट, और उससे उसकी सीनियरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 6 कंडीशन है दोस्तों जिसमें कि एम्प्लॉय को इसकी सीनियरिटी पे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है। तो सीनियरिटी पे इफेक्ट्स पहले 4 जो 5 जो है इसमें नहीं पड़ता है, और इसमें तो दो लास्ट दो जो है उनमें नहीं पड़ेगा, मतलब पड़ेगा उसमें, और दोनों में उसमें बुलाया भी नहीं जाएगा उसको, है ना। तो जहाँ पर उसको प्रमोशन के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका सीनियरिटी भी इफेक्ट करेगी और उसको प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना कि प्रमोशन, स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन और रिडक्शन टू द टाइम स्केल ऑफ पे, है ना। तो इन दोनों कंडीशन में उसको नहीं बुलाया जाएगा और ना ही उसके सीनियरिटी को रखा जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कुछ अलग से नोट दिए हुए हैं कि द रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, अगर उसको अंडर सस्पेंशन में रखा गया है, शैल नॉट बी प्रमोटेड, उसको प्रमोटेड नहीं किया जाएगा। इवन इफ, अगर मान लो ऑलरेडी बॉर्न सिलेक्शन पैनल या सुटेबिलिटी लिस्ट में, चाहे वो भले ही वो ऑलरेडी उसका सिलेक्शन प्रोसेस में उसका नाम हो, सुटेबिलिटी लिस्ट में उसका नाम हो, ड्यूरिंग सस्पेंशन उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एंड सेकंड थिंग देख लेते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द हायर पोस्ट, डायरेक्ट उसको हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया है सर्विस ग्रेड या टाइम स्केल अप पे, तो उसको जो है अगर मान लो उसको सस्पेंड किया हो या उस पर पेनल्टी या पनिशमेंट दिया गया है तो उसको ऐसी कोई लोअर स्केल पे नहीं लिया जाएगा जहाँ पर उसने, जिस पोस्ट पे उसने काम नहीं किया। मान लो कोई एम्प्लॉई है जिसको एज अ डायरेक्ट वेलफेयर इंस्पेक्टर में उसको उसका सिलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट आरआरबी डायरेक्ट डीआर कोटा से उसका सिलेक्शन हुआ वेलफेयर इंस्पेक्टर में, और उसको कुछ पनिशमेंट ऐसा मिलता है कि जिस पनिशमेंट के कारण उसको लोअर टाइम स्केल पे उसको बैक ग्रेड या सर्विस पे उसको बैक किया जा सकता है। तो उसको अब डायरेक्ट वो वेलफेयर इंस्पेक्टर में आया तो उसको ऐसी कोई पोस्ट पे नहीं किया जाएगा कि उसको सीनियर क्लर्क बना दिया जाए या जूनियर क्लर्क बना दिया जाए, है ना। जो उसकी इनिशियल पोस्टिंग हुई है वो ऑलरेडी 4200 में हुई है तो उसको उसी पोस्ट पे रखा जाएगा। अगर हाँ, अगर वो चीफ वेलफेयर CWSI बन गया है, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर बन गया है, तो उसको वेलफेयर इंस्पेक्टर पे बैक किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिस पोस्ट में उसने कभी काम नहीं किया है, मतलब जिस पोस्ट पे उसकी भर्ती नहीं हुई उस पोस्ट को बैक नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ होम द चार्जशीट ऑफ मेजर पेनल्टी इज पेंडिंग, अगर कोई ऐसा रेलवे सर्वेंट है जिसके ऊपर मेजर पेनल्टी की जो चार्जशीट है वो पेंडिंग है, एंड कंटेम्पलेटेड कैन नॉट बी प्रोमोटेड, उसको अगर कोई पेंडिंग है या कंटेम्पलेटेड मतलब चल रही है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। देयर इज लेकिन नो ऑब्जेक्शन टू प्रमोट हिम, ही इज अंडर सस्पेंशन एंड द प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंटीमेटेड आर द इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी ऑन ए माइनर पेनल्टी, लेकिन नो ऑब्जेक्शन टू प्रमोट, उसको प्रमोट करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा यदि ही इज़ नॉट अंडर सस्पेंशन, अगर वो अंडर सस्पेंशन नहीं है, एंड द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग थी वो ऑलरेडी इंटीमेटेड आर फॉर इम्पोजिंग ऑफ ओनली ए माइनर पेनल्टी, जो उसको अगर ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई और उसको माइनर पेनल्टी इम्पोज करने का उसको इंटीमेट किया गया, इमिटेट किया गया है, तो उस कंडीशन में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको
कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा प्रमोट करने में। अब देख लेते हैं कि द रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन आर चार्जशीट ऑफ मेजर या माइनर इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर मान लो रेलवे एम्प्लॉय जो सस्पेंशन में और चार्जशीट में माइनर या मेजर पेनल्टी उसके साथ पेंडिंग है, विल बी कॉल्ड अलॉन्ग विद अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो उसको सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटर्न टेस्ट या जो सुटेबिलिटी लिस्ट है उसमें उसको बुलाया जाएगा दूसरे एम्प्लॉय के साथ साथ, एंड विल बी इंक्लूडेड इन नेम, उसका नाम भी इंक्लूड किया जाएगा। वन अंडर सस्पेंशन आर अगेंस्ट हिम disciplinary process of imposing of only a minor penalty have been implemented। जो लिस्टों की जो क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट रहेगी उसमें उसका नाम इंक्लूड किया जाएगा। हु आर नॉट अंडर सस्पेंशन, जो कि सस्पेंशन में नहीं है, या फिर और अगेंस्ट हुम डिसिप्लिनरी एक्सीडेंट फॉर इम्पोजिंग ऑफ ओनली ए माइनर पेनल्टी हैव बीन इनिमिटेड, जिसके लिए माइनर पेनल्टी इनिशिएट की गई है उसके साथ, और जो सस्पेंशन नहीं है उसके साथ में उसको इंक्लूड किया जाएगा। एक्सेप्ट अ रेलवे सर्वेंट हु इज अंडर सस्पेंशन, मतलब ऐसा रेलवे सर्वेंट जो कि सस्पेंशन में, उसको छोड़कर, और या अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस इज पेंडिंग, जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल इफेक्ट कर दिया, जिसने ऑफेंस कर दिया, तो उसको छोड़कर, और या फिर अंडर सस्पेंशन को छोड़कर, हु हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ, या फिर किसी को लोअर स्टेज पे बेक कर दिया गया है, मे बी कन्फर्म विद इन द पीरियड ऑफ पनिशमेंट इफ़ ही इज़ अदरवाइज कंसिडर्ड फिट और इंटाइटल फॉर द सेम, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। वेयर द पेनल्टी इम्पोज इज विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, जहाँ पर विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की पेनल्टी उस पर इम्पोज की गई है, एंड इट बिकम्स ऑपरेटिव फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, और उसको कोई फ्यूचर डेट से ऑपरेटिव किया गया है ना। द पर्सन कंसर्न शुड बी प्रमोटेड, उसे प्रमोट किया जाएगा इन हिज टर्न, उसके टर्न पर। द पेनल्टी इम्पोज इन प्रमोशनल ग्रेड फॉर अ पीरियड विच would not result in greater monetary loss। द पेनल्टी इम्पोज की गई प्रमोशनली ग्रेड फॉर अ पीरियड विच वुड नॉट रिजल्ट इन ज़्यादा ग्रेटर मॉनिटरी लॉस में इसका नहीं की गई है। ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाई, ऐसी ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती, जिसका कि मतलब मेंशन किया गया है रूल नंबर 17 में। तो 17 ये बोलता है कि एनी ऑर्डर मेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अगर ऑर्डर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आप किससे अपील करेंगे उसको? हायर अथॉरिटी तो वही है, हाईएस्ट अथॉरिटी। एंड एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलॉक्यूटरी नेचर, इंटरलॉक्यूटरी मैनर मतलब वार्ता का विषय है अगर कोई ऐसा, तो उसके अगर अपील नहीं की जाती उसको डिस्कस करके सॉल्व किया जाएगा। एनी ऑर्डर पास्ड बाय आईओ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, अगर कोई इंक्वायरी चल रही हो और उसमें आईओ ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जाएगी। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज, रूल नंबर 17 में दिया गया है कि ऐसी ऑर्डर जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन का अगर ऑर्डर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। एंड ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टी अंडर रूल नंबर 6 में जो पेनल्टी दी गई है, कोई भी पेनल्टी हो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। एंड ऑर्डर इन्हेंसिंग द पेनल्टी आपको लगा दी गई और उसके बाद आपने अपील की, अपील के बाद में अगर पेनल्टी को इन्हेंस कर दिया गया है, दोस्तों जब भी कभी आप अपील करते हो तो अपील करने में ज़रूरी नहीं कि आपकी पेनल्टी रिड्यूस ही की जाए, उसे इन्हेंस भी किया जा सकता है, और अगर आप इन्हेंस कर दिए तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हो। डिनाइज आर वेरीज टू हिज डिसएडवांटेज हिज पे, अलाउंस पेंशन अगर मान लो उसको देने से मना कर दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए उसका अलाउंस पेंशन पीएफ या सर्विस ग्रेजुटी को, तो उसके अगेंस्ट में ही कैन अपील टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। इंटरप्रेट टू हिज डिसएडवांटेज द प्रोविजन ऑफ एनी सच रूल और एप्लीकेशन, मतलब उसको उसके नुकसान के में उसको इंटरप्रेट किया गया, मतलब उसको मान लिया गया, कंसिडर कर लिया गया ऐसा कोई रूल है ऑब्लिगेशन। तो एन ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर स्टॉपिंग हिम डिफिशियंसी बार, स्टॉपिंग हिम एट द एफिशिएंसी बार, दक्षता जो एक बार दी गई है इन द टाइम स्केल अप ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस बार, अगर मतलब वो कोई अनफिट है, मतलब अनफिटनेस का मतलब हो गया कि वो क्रॉस बार को पास नहीं कर पाया, क्वालिफाइड नहीं कर पाया जो एफिशिएंसी बार दी गई, जैसे कि
सीनियर क्लर्क है और उसको जो टाइपिंग का स्पीड है उसको अगर वो पार नहीं कर पाया है तो उसे रोक दिया जाए। अगर मान लो एफिशिएंसी बार के लिए उसको डिबार कर दिया, स्टॉपिंग कर दिया जाए, ऐसा कोई ऑर्डर निकाल दिया जाए तो उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। रिवर्जन अदरवाइज देना पेनल्टी, बिना पेनल्टी किए उसको रिवर्जन कर दिया। रिड्यूसिंग, बिना पेनल्टी के उसको रिवर्जन में कर दिया। रिड्यूसिंग और विथ होल्डिंग द पेंशन, होल्ड कर दिया उसकी पेंशन को या रिड्यूस किया गया। रिड्यूस और विदाउट होल्डिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ग्रेजुटी, जो गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है रिटायरमेंट के समय या पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन मिलता है या ग्रेजुटी को कम कर दिया जाए तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। डिटरमाइनिंग द सस्टेंस अलाउंस या अदर अलाउंस टू बी पेड टू हिम। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है दोस्तों, ये जब एम्प्लॉय सस्पेंशन में चला जाता है तो उसको मतलब पेमेंट नहीं मिलती है, उस समय उसको एक निर्वाह भत्ता के रूप में सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। इसका के नाम होता है निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता जो है उसकी पेमेंट का 50% होता है, जो कि पहले 90 दिन के लिए होता है। 90 दिन के बाद में उसमें रिव्यू कमेटी रिव्यू करती है और रिव्यू कमेटी उसको या तो 25% बढ़ा सकती है या 25% कम कर सकती है, इस पर द केस में भी। डिटरमाइनिंग इज पे एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, for the period of date of his dismissal, removal and compulsory retirement from the service to the date of his reinstatement। जो पेमेंट और उसकी अलाउंसेज है उसको डिटरमाइन करने के लिए ड्यूरिंग द सस्पेंशन के पीरियड में उसकी अपील की जाती है कि मतलब ये एफ का जो है 1 और एफ का ये 2 है। तो पे और अलाउंस को डिटरमाइन करने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन में जो अलाउंस किया उसके लिए अपील की जा सकती है। एंड फॉर द पीरियड डेट ऑफ डिसमिजल रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट किया और उसके बाद में उसने अपील की और अपील के बाद में रीस्टेटमेंट कर दिया गया अगर उसको, तो इस पीरियड के बीच में जो पे एंड अलाउंसेज मिले हैं उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। अब जी नंबर देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज सस्पेंशन एंड फ्रॉम डेट ऑफ हिज डिसमिजल रिमूवल एंड कंपलसरी रिटायरमेंट to the date of his reinstatement shall be treated as period spent on duty for any person। तो उस पीरियड को जो है ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि किसी काम के लिए उसने ड्यूटी की है, अगर उसको रीस्टेटमेंट कर दिया जाता है तो उस पीरियड को डिटरमाइन करने के लिए वो अपील कर सकता है। अब अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है दोस्तों, तो अपीलेट अथॉरिटी जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उससे एक हायर रैंक का होता है। अ रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग अ पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी रेलवे सर्विस, मतलब एक ऐसा रेलवे सर्वेंट जो इंक्लूडिंग अ पर्सन जो कि हु हैज सीज्ड, जो कि सीज्ड हो गया मतलब छोड़ गया या एक्सपायर हो गया, टू बी रेलवे सर्वेंट से है ना, मे बी रिफर अपील अगेंस्ट ऑल और एनी ऑर्डर स्पेसिफाई इन रूल नंबर 18 पे जो दिए गए हैं, मतलब 18 जो जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती। अथॉरिटी स्पेसिफाई इन द शेड्यूल, जो शेड्यूल में जो अथॉरिटी दी गई उनको अपील कर सकता है वो। इट शैल ऑलवेज बी द अथॉरिटी नेक्स्ट हायर अबव द डीए के नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होती है। एंड वेयर सच लोअर अथॉरिटी इट शैल बिकम, अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें कि जब केस था उस समय कोई जो अथॉरिटी थी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो थी वो प्रमोट होकर मान लो हायर अथॉरिटी पे चली गई, अपीलेट अथॉरिटी बन गई है, तो जब आप उसकी अपील करोगे तो अगेंस्ट जो डीए उस समय था डिसिप्लिन अथॉरिटी थी वही अपीलेट अथॉरिटी होगी, तो डेफिनेटली वो जो डिसीजन लेगी वो तो जो पहले लिया था उसी को फॉरवर्ड कर देगी, उसी को मतलब कंसिडर करेगी। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट उससे हायर जो अथॉरिटी है उसको अपील कर सकते हो, मतलब एक स्टेप को आप बाईपास कर सकते हो, क्योंकि सेम ऑफिसर जो था डीए था वही अपीलेट अथॉरिटी हो गया, तो आप जिससे रिव्यू करते हैं उस अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हो, ये एक अलग सी क्लॉज दी है। सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ रेलवे सर्वेंट विल नॉट चेंज द अपीलेट अथॉरिटी, अगर मान लो किसी एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र हो गया है किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो अपीलेट अथॉरिटी रहेगी वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जो जिस समय उसको चार्जशीट मिली थी उस समय के हिसाब से। वेयर द पनिशमेंट हैज़ बीन इन्हांस्ड ऑन अपील, जहाँ पर पनिशमेंट को इन्हांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, अपील से लाई नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, तो अपील नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पर की जाएगी। एंड हायर अथॉरिटी हु मे बी डायरेक्टेड सस्पेंशन इज नॉट बार टू एक्ट एन
appellate authority. हायर अथॉरिटी हु मे हैव डायरेक्टेड, जिसने डायरेक्टेड किया था कि सस्पेंशन इज नॉट बार्ड, सस्पेंशन कोई रुकावट नहीं है, एक्ट एज अपीलेट अथॉरिटी. अब द टाइम लिमिट फॉर अपील, अपील के लिए क्या टाइम लिमिट दी हुई है, तो द अपील शुड बी फिल्ड विद इन 45 डेज. जो अपील की जाती है पेनल्टी मिलने के बाद में उसको 45 डेज में उसको अपील को करना होता है रेलवे सर्वेंट ने, मतलब अपील करनी होती है. और अपील में जो टाइम बाउंड दिया गया है, जो 45 डेज अगर मान लो वो पार हो जाता है और उस फिर अपील करता है और उसमें जो रीज़न लिखे गए हैं सफिशिएंट रीज़न अगर अपीलेट अथॉरिटी के लगता है कि हाँ ये कंसिडरेबल रीज़न है, तो वो उस टाइम बाउंड को नेगलेक्ट कर सकता है, उसको मतलब बिना माने उसको आगे भी बिना टाइम पास होने के बाद में भी उसको लिया कंसिडर कर सकता है. ये रूल नंबर 20 बोलता है. अब रूल नंबर 21 क्या बोलता है, द अपील मस्ट बी एड्रेस्ड टू द अप्रोप्रिएट अपीलेट अथॉरिटी ओनली. अपील जो की जाएगी वो अप्रोप्रिएट अपीलेट अथॉरिटी को ही की जाएगी. और हाँ, इसमें जो अपील जो की जाएगी उसमें अगर मान लो एम्प्लॉय को जो चार्जशीट मिली उसके संबंधित जो आर्ग्यूमेंट है या जो मटेरियल स्टेटमेंट है, एविडेंस, वो ही उसमें इंक्लूड किए जाएंगे. और कोई ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा कि कुछ भी लिख के भेज दिया, वो नहीं किया जाएगा. और ये जो अपील जो की जाएगी इसको सब पहले जो है जो डीए है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जिसने आपको पेनल्टी दी, वो उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से उसकी जो रिसिप्ट मिल रहेगी उसको स्टडी करेगा और उस पर अपने कमेंट्स लिखेगा कि क्या करना है. और उसके बाद में ये जो है अपीलेट अथॉरिटी को ये फॉरवर्ड की जाएगी. लेकिन इसमें टाइम स्पेंड नहीं किया जाएगा कि लेके डीए ने उस अपील को लेके पटक के रखा है, 45 डेज होने के बाद में उसको सबमिट किया, ऐसा नहीं किया जाएगा. लेकिन उसको स्टडी करने के बाद में उसको देखा जाएगा कि ये अपीलेट अथॉरिटी को भेजना है, इसमें कोई डिसरेस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज तो यूज़ नहीं की गई है, और जो स्टेटमेंट लगाए गए हैं वो उससे रिलेटेड है कि नहीं, ये चीज़ सब इंक्वायरी करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद ही उसको भेजा जाएगा कहाँ, अपीलेट अथॉरिटी को. तो ये रूल नंबर 21 में होता है इसके बारे में. 20 और 21, 18, 17 ये रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ज़्यादातर. कंसिडरेशन ऑफ अपील, अपील को कंसिडरेशन करना रूल नंबर 22 में दिया गया है. तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ अ राइट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है, जिसको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कौन होता है, तो उसको राइट है कि वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे. अगर मान लो उस अपील में कोई डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है या कुछ ऐसी कोई बातें लिख दी गई है जिसको कि वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है. इन केस ऑफ एन अपील, अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें सस्पेंशन के अगेंस्ट में अपील की गई, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो देख सकती है कि जो सस्पेंशन दिया गया है वो जस्टिफाई है कि नहीं है. अगर नहीं है तो उसे रिवोक कर सकती है, और अगर जस्टिफाइड है तो उसको कंटिन्यू भी कर सकती है. ये उसको राइट है. इन केस ऑफ एन अपील अगेंस्ट द पेनल्टी इम्पोज, कोई पेनल्टी इम्पोज की उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील की जाती है तो दर ए शेल कंसिडर, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो क्या कंसिडर करेगा, वेदर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द रूल हैज़ बीन फॉलोड और नॉट. ये सबसे पहले ये चीज़ देखेगा अगर उसके बाद अपील आती है, तो जो प्रोसीजर होती है प्रॉपर पेनल्टी इम्पोज करने की, वो प्रॉपर फॉलो की गई है या उसको कोई स्टेप को बाईपास कर दिया गया है या किसी चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया है. वो चीज़ सबसे पहले ये चीज़ देखता है. उसके बाद में वो देखेगा कि फाइंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी आर वारंटेड बाय द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड, जो एविडेंस दिए गए हैं उसके अनुसार ही फाइंडिंग निकाली गई है. ये चीज़ भी वो उसमें क्लियर करेगा या चेक करेगा. वेदर द पेनल्टी आर द इनहेंस पेनल्टी इम्पोज इज एडिक्वेट या इनएडिक्वेट, वो देखेगा कि इनहेंस पेनल्टी या जो पेनल्टी लगी गई है वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, उचित है या नहीं है. एंड ऑर्डर पासेस कन्फर्मिंग इन्फॉर्मेशन रिड्यूसिंग एंड सेटिंग असाइड द पेनल्टी, वो चाहे तो ऐसा ऑर्डर पेश निकाल सकता है कि इनहेंस पेनल्टी रिड्यूस कर सकता है और सेटिंग असाइड, और उसे पूरी तरह से असाइड भी कर सकता है. If the A proposed to impose the penalty, enhanced penalty,
इन वन ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन द क्लॉज 4 से 9 रूल नंबर 6, मतलब मेजर पेनल्टी को अगर वो इन्हेंस करता है, द इंक्वायरी ऑर्डर रूल नंबर 9 हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड द ए, और जो इंक्वायरी अंडर रूल नंबर 9 में जो इंक्वायरी होती है मतलब मेजर पेनल्टी की, वो हेल्ड बाय द ए शेल मेक एन ऑर्डर, वो एक ऐसा ऑर्डर देगा कि गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, जो चार्ज डिलिंक्वेंट एम्प्लॉई है उसके अगेंस्ट उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। अंडर रूल नंबर 9 हैज़ नॉट बीन लेड इन द केस, जो कि रूल नंबर 9 के अगर नहीं दी गई है तो उसमें वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे। एंड या फिर वो खुद चाहे तो होल्ड एन इंक्वायरी फिर से इंक्वायरी कर सकता है, या फिर इंक्वायरी भी हेल्ड देयर ऑन द कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी पास ऑर्डर एज इट मे बी डीम फिट। अगर उसे कुछ लगता है कि ये ऑर्डर फिट बैठता है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी ये भी हेल्ड मतलब इंक्वायरी भी स्टार्ट कर सकता है, या फिर उसको अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि अपना रिप्रेजेंटेशन दे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन अपील, अपील का जो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन किया था रूल नंबर 23 में, द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शैल गिव इफेक्ट ऑन द ऑर्डर पास बाय द ए। स्पेशल प्रोविज़न फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए जो क्या प्रोविज़न है 24 में दिया गया है कि जहाँ पर पेनल्टी ऑफ डिसमिजल, रिमूवल एंड कंपलसरी रिटायरमेंट या रिड्यूस और विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट हैज़ बीन इम्पोज, जहाँ पर ये पेनल्टीज इम्पोज की गई है तो द अपीलेट अथॉरिटी में इट्स डिस्क्रेशन, ये अपीलेट अथॉरिटी की इच्छा है कि इफ़ इट कंसिडर द नेसेसिटी, वो आवश्यकता को समझे, एंड गिव द नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट अ पर्सनल हियरिंग बिफोर इम्पोजिंग द अपील। वो रेलवे एम्प्लॉय को, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को पर्सनल हियरिंग कर सकता है बिफोर डिस्पोजिंग द अपील। अपील को डिस्पोज करने से पहले वो चाहे तो उसको बुला के उसके पर्सनल हियरिंग कर सकता है, उसमें जो कुछ उसे जानकारी चाहिए वो ले सकता है। एंड ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट हु हैज़ बीन डिसमिस, ऐसा कोई ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट है जो डिसमिस, रिमूवल एंड कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस किया गया है, एंड हिज अपील हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 25 डेज, डिस्पोज कर दी गई है, एंड आफ्टर में भी अप्लाई फॉर जीएम फॉर रिवीजन, और उसके बाद उसने जीएम को रिवीजन के लिए अप्लाई किया है। इन दिस एप्लीकेशन ही में इफ़ ही चूजेज, अगर मान लो वो उसे लगता है चूज़ करता है कि रिक्वेस्ट द जीएम टू रिफर द केस टू द रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, तो जीएम जो है उस केस को रेलवे रेट ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर सकता है फॉर एडवाइज एंड डिस्पोज द रिवीजन पिटिशन। बिना मतलब डिस्पोज रिवीजन पिटिशन को डिस्पोज करने से पहले वो चाहे तो उसको रेलवे रेट ट्रिब्यूनल को भेज सकता है फर्दर एडवाइस के लिए। नंबर 3 देख लेते हैं। इफ ग्रुप डी एम्प्लॉय, ग्रुप डी रेलवे सर्वेंट है वो इस बेन जिसको कि डिसमिजल, रिमूवल एंड कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया है और उसने अपील की गई है डिस्पोज, और उसकी अपील जो थी वो 45 डेज विद इन 45 डेज में डिस्पोज कर दी गई है। देयर आफ्टर ही में अप्लाई, उसने अप्लाई किया फॉर टू DRM एंड वेयर इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी DRM, और जहाँ पर वो किसी DRM के अंडर कंट्रोल में नहीं है, टू द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, फिर उसने किया सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर के पास अंडर हुज कंट्रोल ही में बी वर्किंग, जिसके अंडर कंट्रोल में वो वर्किंग कर रहा था, फॉर अ रिवीजन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी को रिवीजन करने के लिए। तो द रिवीजन अथॉरिटी शेल देयर आफ्टर डिस्पोज द रिवीजन, वो जो रिवीजन अथॉरिटी है वो चाहे तो उसको डिस्पोज कर सकती है रिवीजन पिटीशन को। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ग्रुप डी एम्प्लॉय है तो उसको रिवीजन पिटीशन किसके पास करनी होती है, DRM सर के पास। अगर DRM सर के कंट्रोल में नहीं है अगर वो, तो वो जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उसके डिपार्टमेंट के, उसके पास वो अपील कर सकता है। रूल नंबर 25 रिवीजन, अपील हो गया। अब रूल नंबर 25 हो गया जो रिवीजन के बारे में, पुनर्वीक्षण। रिवीजन इन अ डिसिप्लिनरी केस, डिसिप्लिनरी केस में जो रिवीजन किए जाते हैं ओनली रेलवे बोर्ड GM, कौन कर सकता है, रेलवे बोर्ड GM, नॉट ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
Our DRM are empowered to revise any order passed by an authority subordinate to them. The revisionary authority may act as under. मतलब कौन है empowered? DRM, GM, रेलवे बोर्ड एंड ऑफिसर नॉट बिलो रैंक द डिप्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. इन लोगों को पावर है कि जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है उसको रिवाइजिंग कर सके, रिव्यू कर सके. एन एक्शन टू इन्हांस द पेनल्टी शेल नॉट बीन इनिशिएटेड मोर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर. ऐसा ऑर्डर दिया है उसके 6 महीने से ज़्यादा मतलब पेनल्टी अगर यूज करती है 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लिया जाएगा. एंड मोर देन 1 year आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर, या फिर मोर देन 1 year आफ्टर द ऑर्डर टू बी रिवाइज्ड इन केस वेयर द प्रपोज टू रिड्यूस द और कैंसिल द पेनल्टी. अगर कैंसिल करना है या रिड्यूस करना है तो उसके लिए 1 साल का टाइम ले सकता है. मतलब इस टाइप से अगर इन्हेंस करना है तो 6 महीने का टाइम और रिड्यूस करना है तो 1 साल का टाइम पीरियड लिया जा सकता है. एन एक्शन टू इन्हांस. रिविजनरी पावर कैन बी एक्सरसाइज विद बोथ. रिविजनरी पावर जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है बोथ स्यू मोटो मतलब जैसा का तैसा रख सके आर कंसिडरेशन ऑफ द रिविजन पिटिशन. हाउएवर स्यू मोटो रिविजन कैन बी डन सब्जेक्ट टू द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब इन द रूल नंबर 25 का 5 जो है उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अनुसार वो अपना रिविज़न रख सकता है. अपीलेट अथॉरिटी कैन ऑल्सो एक्सरसाइज रिवर्जनरी पावर. अपीलेट अथॉरिटी भी जो है वो रिविजनरी पावर व्हेन इन केस नो अपील हैज़ बीन प्रीफर इन टर्म ऑफ 25 का 1 और 4 के बीच में अगर है तो. हावेवर फॉर एन अपीलेट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज, लेकिन जब अपीलेट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज रिविजनरी पावर दिस अथॉरिटी हैज़ टू बी द रैंक ऑफ DRM. तो जो अथॉरिटी रहेगी उससे कम DRM की रैंक का होना होगा. एंड अबो द अथॉरिटी अप टू द रैंक ऑफ ADRM कांट एक्सरसाइज रिविजनरी पावर. एंड अबो एन अथॉरिटी अप टू द रैंक ऑफ ADRM तक कांट एक्सरसाइज रिविजनरी पावर. ADRM तक की रैंक वाला रिविजनरी पावर का यूज नहीं कर सकता. इफ इट हैपन टू बी अपीलेट अथॉरिटी इन केस रिविजनरी पावर विल बी एक्सरसाइज बाय द अपीलेट अथॉरिटी only for conducting suo motu revision. The time limit laid down in the 25 rule number 25 का 5 also apply in case of revisionary done by the appellate authority. अब देख लेते हैं कि the revisionary authority has to be higher rank than the appellate authority. तो जैसा पहले ही बताया था revisionary authority जो होती है वो appellate authority से higher rank की होती है. And appeal has been preferred, जहाँ पर appeal has been preferred की गई where the appeal limit टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब रिवीजन टू मेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी इज लेट डाउन रूल नंबर 25 का 5 आर RHDNR हैज़ एक्सपायर. जहाँ पर उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है तो अपीलेट हायर अथॉरिटी जो हायर रैंक का रहेगा उसके पास करना पड़ेगा. द अबव स्टिपुलेटेड डज नॉट अप्लाई द रिविजनर मेड बाय द प्रेसिडेंट. जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है इज नॉट अप्लाई टू द रिवीजन मेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई किया जाता है तो उसमें ये स्टिपुलेटेड टाइम बाउंड नहीं रहेगा. रिव्यू 25 का ए जो रिव्यू दिया है इसमें क्या दिया है कि द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट में एनी टाइम, अभी ये जो था ये रिविजिंग अथॉरिटी तक का था 25 का, लेकिन अगर 25 ए के अगेंस्ट रूल नंबर ए में अगर रिव्यू करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वो चाहे तो अपने खुद संज्ञान लेते हुए अदरवाइज एनी ऑर्डर पास अंडर दिस इस रूल के अगेंस्ट में वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है खुद. सर्विस और ऑर्डर नोटिस ETC. एवरी ऑर्डर नोटिस प्रोसीड इशू अंडर दिस रूल शैल बी सर्व टू द पर्सन रेलवे सर्वेंट कंसर्न एंड कम्युनिकेट टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. जो भी ऑर्डर पेश किए जाएंगे जो इंक्वायरी के दौरान वो सारे उसको जो है एम्प्लाई को कम्युनिकेट किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा. इसका 26 ये बोलता है सर्विस ऑफ रिकॉर्ड नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे बोर्ड और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, मतलब उनके बिहाफ में एनी ऑफ द फॉलोइंग रेलवे मिनिस्ट्री कंपिटेंट साइन ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे बोर्ड. जो भी अथॉरिटी कंपिटेंट है वो साइन करेगी बोर्ड के बिहाफ ऑफ या प्रेसिडेंट के बिहाफ ऑफ जो भी ऑर्डर इशू किए जाएंगे उन सभी पे. और इसमें सेक्रेटरी रेलवे इनके बिहाफ में वो अथॉरिटी साइन कर सकती है. तो ये था 26. अब 28 देख लेते हैं. सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ कमीशन से एडवाइस. जो कमीशन को अगर मान लो किसी एडवाइस के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी है और उसकी जो एडवाइस आती है
तो उसे एक्सेप्ट की गई है नहीं की गई है उसके बारे में जो है जानकारी एम्प्लॉय को दी जाती है कि क्यों नहीं की गई और की गई है तो क्यों की गई है। अपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग, रिपील करना और सेविंग करना। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड अपील रूल्स सर्विंग द अपील दोज एम्प्लॉइज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनके लिए द इफेक्ट एक एंड इशूड अंडर दे आर कंसिस्टेंट द रूल ऑलरेडी रिपील्ड, बशर्ते। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि पढ़ने में भी कुछ खास आया नहीं समझ में। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ डाउट। अगर कोई डाउट है किसी इंक्वायरी में या प्रोविज़न में, तो उसमें जो भी कुछ करेक्शन या जो करना है तो वो उसके लिए एम्पावर्ड है प्रेसिडेंट थ्रू द रेलवे बोर्ड। प्रेसिडेंट शेल डिसाइड द सेम, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। राइट टू सबमिट पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, ये जो है पेटिशन सबमिट करने का जो राइट है। नथिंग इन द रूल शेल ऑपरेट द डिप्राइव, कोई भी ऐसा रूल उस एम्प्लॉय को डिप्राइव नहीं कर सकता है, मतलब उसे वंचित नहीं कर सकता है टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सबमिटिंग अ पिटिशन टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपना पिटिशन सबमिट करने से उसे वंचित नहीं कर सकता है। विद द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन अपेंडिक्स 2 में ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट 2 में जो अपेंडिक्स 2 दिया गया उसके अनुसार अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर वो अपील करता है, अपना पिटिशन डालता है प्रेसिडेंट को, तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो कि उसको डिप्राइव कर सकते हैं। तो ये रहा था रूल नंबर 31। इस प्रकार दोस्तों मैंने सारे रूल नंबर 31 मोस्टली जो काम के उनको सबको रिव्यू किया है। तो अगर देखा जाएगा तो D&AR रूल्स में 31 टोटल रूल्स हैं जिनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कितने रूल्स हैं और कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो 31 रूल्स को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह ये वीडियो में दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही हैं कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में कौन सा एक्सेप्ट दिया जाता है। तो देखो इसमें याद करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने अपने आप से बनाई थी कि 1, 2 और 4, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, जो एक गाना था बहुत फेमस। तो 1 में है सस्पेंशन, 2 में है डीम्ड सस्पेंशन। एक में तो एक मतलब फर्स्ट मतलब डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया, दूसरे में डीम्ड सस्पेंशन, उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। और उसी का बाद में जब उसको सस्पेंड कर दिया या डीम्ड सस्पेंड, उसको रिवोक करने के लिए 4 का मतलब छोड़ दिया, भाग जाओ। तो इस तरह ये 1, 2 का 4 याद रखना, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। वही 3 नंबर जो है सर्टिफिकेट टू फर्निश सस्पेंड रेलवे एम्प्लॉय। सस्पेंडेड जो रेलवे एम्प्लॉय है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट देता है कि वो ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड वो कोई अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और से अर्निंग नहीं कर रहा है, मतलब वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है, घर पे अनएम्प्लॉयड है। उस कंडीशन में ही उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, अदरवाइज उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब जा जाते हैं 5 नंबर, तो चार्जशीट मेजर पेनल्टी सभी को पता है। अब 6 नंबर में आ जाता है कि रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। अगर 5 नंबर की चार्जशीट दी गई है और उसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है एम्प्लॉई या ARE, तो उसको वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसको। और इंक्वायरी ऑफिसर चाहे तो उसको मना कर सकता है उनको इंस्पेक्ट करने से देने के लिए। तो वो उसको मना अगर करता है तो इसे 6 इशू करेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि उसको किन रीज़न से उसको इंस्पेक्ट करने से मना किया जा रहा है डॉक्यूमेंट। रूल नंबर 7 आ जाता है, SF 7 आ जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके लिए SF 7 दिया जाता है। इसके आधार पर उसको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी या इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ये जो SF 7 है ये एम्प्लॉई को नहीं दी जाती है, ये उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट लेटर एक प्रकार से अपॉइंट किया जाए या डिप्यूट किया जाए, उसके लिए एक लेटर होता है। 8 में दिया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए जैसे कि ये P बनता है, तो P में ये ऊपर राउंड शेप बनता है, तो इस तरह ये 8 में इस टाइप का राउंड बनता है, तो इसकी PO के लिए है। और इंक्वायरी ऑफिसर में डायरेक्ट I बनता है, तो I के लिए 7 का डंडा है, तो इंक्वायरी ऑफिसर, ये याद करने के लिए थोड़ा सा। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉट SF 9 को प्रिंट नहीं किया गया, मतलब नहीं है वो। 10 में आ जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कॉमन प्रोसीडिंग। अगर कोई कॉमन प्रोसीडिंग लेना है तो उसमें 10 में आएगा। 10 है और 10 भी दिया है कि इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। तो ये 10 जो 2 है तो ये कॉमन प्रोसीडिंग याद कर लेना C।
जिसमें कि 10 A और B है, C नहीं है, तो इसको C की तरह याद कर लेना। 11 चार्जशीट ऑफ माइनर पेनल्टी के लिए सभी को पता है। 11B का आ जाएगा चार्जशीट फॉर इंटीमेशन ऑफ माइनर पेनल्टी। ऐसी कोई मतलब केस जिसमें कि इंक्वायरी करना ज़रूरी हो और उसको जो है चार्जशीट जब दी जाएगी माइनर पेनल्टी को, तो उसमें 11B दी जाएगी। नहीं तो नॉर्मली जो चार्जशीट माइनर पेनल्टी की होती है उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती। अब 11 का C देखते हैं। फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ माइनर पेनल्टी वेयर द चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशियली इनिशिएट। अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसी चार्जशीट ऐसे फाइन दे दी, मेजर पेनल्टी दे दी है, लेकिन उसका जब देखा कि डिसिप्लिनरी एक्शन में देखा कि यार ये जो पेनल्टी दी गई है ये उस मतलब जो ऑफेंस है उसके लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में माइनर पेनल्टी 11C इशू कर दी जाती है, उसको मेजर पेनल्टी को रद्द करके। अब 12 नंबर में देखते हैं मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज्ड अंडर रूल नंबर 14 का 1। अगर वो कोई रूल नंबर 14 के 1 के अगेंस्ट में कोई मेमोरेंडम देना है तो वो दिया जाएगा। 13 में परमिशन फॉर प्रेसिडेंट फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द रिटायर रेलवे एम्प्लॉय। रिटायर रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट से, जिसको कि SF 13 के द्वारा लिया जाता है। SF 14 आ जाएगा कि चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट को चार्जशीट अगर दायर करनी है तो उसके लिए रिटायर्ड रेलवे SF 14 दिया जाता है। तो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म है ये दोस्तों। इन सभी के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ एक जानकारी दी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी ये वीडियो समाप्त होती है और इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने DNAR रूल्स के जो भी बेसिक क्लॉज थे या जो मेन बातें थी वो चीज़ शायद मैंने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। और अगर कोई मुझसे कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मैं अगर अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा तो प्लीज़ उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो किसी प्रकार से हेल्पफुल लगती है या आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो और बनती रहे तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी एक इस तरह मेरे साथ जुड़े रहने के साथ साथ आप भी इन रूल से थोड़ा अवेयर होते रहेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। कोई डाउट रहता है या कुछ ऐसा रहता है। और आफ्टर ऑल ये इन द एंड ऑफ द आपको कहीं ना कहीं आपको अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।